नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को एक चित्रकार ज़्यादा मानते हैं या एक कवि ज़्यादा मानते हैं? इसमें ज़्यादा या कम की कोई भावना नहीं रहती, क्योंकि चित्र रेखाटते हुए या निकालते हुए, रेखांकन करते हुए अचानक कोई कल्पना दिल को छू जाती है और उस चित्र के आधार पर कोई न कोई कविता बन जाती है। तो कभी कभी लिखते वक्त जो कविता में मैं लिखता हूँ, उन विचारों से प्रेरित होकर मैं फिर चित्र बनाता हूँ। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, हाथ में हाथ रखते एकदम, उनको अलग नहीं कर सकते। नहीं, मान लीजिए आपके पास 5 मिनट का वक्त है या 1 घंटे का वक्त है या 2 घंटे का वक्त है, तो आप उसमें पहले चित्र बनाना पसंद करेंगे या पहले कविता लिखना पसंद करेंगे? कविता लिख। कविता मतलब आपकी प्राथमिकता है। हाँ, प्राथमिकता रहती है। तो आप ज़्यादा क्या करते हैं, चित्र के ऊपर कविता बनाते हैं, कविताओं के ऊपर चित्र बनाते हैं? नहीं, वैसे तो दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों विधाएं अलग है, लेकिन प्रेरणा एक दूसरे से लेते हैं हम। ओके। कभी कविता लिखने से कोई खाद बीच में एक शेर या कोई एक दो पंक्तियां ऐसी आती है कि जो मेरे विचारों को छू जाती है, तो उस पर चित्र बनने लगता है मन में। तो उसको मैं फिर कैनवस पर उतारने की कोशिश करता हूँ, तो उसको विस्तार से वहाँ रख देता हूँ। लेकिन जो कभी कभी चित्रों में कुछ कल्पना को विस्तार नहीं दे सकता, तो उनको शब्दों का रूप देके कविता में ढाल देता हूँ, क्योंकि कविता में जरा विस्तार ज्यादा हो सकता है, चित्र में जरा कम होता है, क्योंकि उसमें फ्रेम है, उस फ्रेम में, उस चौखट में ही उसको बिठाना पड़ता है, तो उसके अलग अलग पहलू में दिखा नहीं सकता वहाँ। कविता लिखते वक्त हर स्टैंडर्ड में, हर मोड़ पे, हर जगह कहीं ना कहीं उसको एक अलग सा रूप उसका दिखा सकता हूँ, उसी भाव को अलग रूप से प्रस्तुत कर सकता हूँ, ये होता है। पहले आपने क्या किया था? सबसे पहले पहला चित्र पहले बनाया मैं था? पहले चित्र बनाता था जी। सबसे पहला चित्र आपने किस उम्र में बनाया था? हाई स्कूल के इससे ही मैं बनाता था ये सब, और चित्रों में मुझे ज्यादा रुचि थी। उस वक्त साहित्य से मैंने लिखने की तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन जब मैं नाटक के क्षेत्र में आ गया, तो नाटक के साथ कई ऐसे प्रोग्राम होने लग गए जहां मुझे कमेंट्री करने का एक चांस मिलता था। तो वो सूत्र संचालन करते करते मुझे कुछ कहना पड़ता था, तो वो शायद गद्य रूप में भी होता था, और कहते कहते मैं कुछ ऐसी बातें कह जाता था कि बाद में मुझे मेरे मित्र, स्नेही वगैरह लोग वो बोलते थे आपने तो वो कविता कह दी। तो मुझे इतना एहसास नहीं होता था, लेकिन कुछ लोगों ने फिर आग्रह करना शुरू किया कि भाई आप इसको कागज पे लिख के रखिए, बाद में आपके लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, और हुआ वैसे ही। तो वो फिर छोटी छोटी जो 6-8 पंक्तियां में कह गया था जबानी, तो मैंने देखा अरे हाँ, इसमें कुछ रूप ये कविता का ले रहा है, तो इससे मुझे ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहिए। मेरी रुचि उस वक्त जागृत हो गई, तब से मैंने उसको कविता लिखना शुरू कर दिया। और कविता लिखते लिखते मैं पहले छोटी आधे पेज की समझ लीजिए, या 1 पेज की, 1 पृष्ठ की लिखता था, एक विचार पे ही रुक जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रयास करने लग गया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बहुत अच्छी तरह विस्तार से इसको समझा सकता हूँ, जो मैं चित्र को, उस फ्रेम में बंधे हुए चित्र को मैं उसके रूप में नहीं समझा सकता उस बात को, तो इसको जरा विस्तृत रूप में शब्दों में ढाल देता था। चित्रों में आपकी प्रेरणा क्या रहती है? किस चीज़ से प्रेरित होकर आप चित्र बनाते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे बचपन की वो याद है। मेरी माताजी रेखांकन करने में बहुत अच्छी, यानी प्रतिभावान व्यक्ति थी वो। तुलसी वृंदावन के सामने वो रोज रंगोली में कुछ न कुछ डिजाइन बनाती थी। अब वो डिजाइन यानी फूल, पत्ती, प्राणी, पक्षी वगैरह कुछ न कुछ आते थे, लेकिन उनका हाथ जिस तरह चलता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये अगर बना सकती है तो मैं क्यों ना कोशिश करूं। तो मैं भी रंगोली में वो पैटर्न्स, वो डिजाइन बनाना शुरू करता था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसको मैं क्यों ना अपने पेंटिंग के फील्ड में भी ले आऊं। तो जब मैं चित्रकला में ज्यादा रुचि रखने लगा, तो मैंने रंगोली के माध्यम को भी चित्रकला में लाने की कोशिश की। यानी 1952 में मेरी पहली रंगोली प्रदर्शनी हुई, छोटी सी। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है जिसमें मैं अपनी कल्पनाएं ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकता हूँ।
क्योंकि रंगोली जो पेंटिंग में बनाता था वो कभी भी 6 फुट बाय 8 फुट या 4 फुट बाय 6 फुट इस तरह के एक गलीचे के साइज पे समझ लीजिए इतने बड़े बड़े चित्र उसमें निकालने लग गया था। तो रंगोली का एक खास बात ये थी, इफेक्ट उसका इतना अच्छा होता था कि जब जमीन पे रंगोली हम डालते हैं तो एक थिक लेयर ऐसा बन जाता है उसका। चित्रकला वाटर कलर में आप करो या पेस्टल में करो तो वो कैनवस के साथ या पेपर के साथ चिपक गया ऐसा लगता है ना, उसको द्विमिति का स्वरूप नहीं आता है। तो जब रंगोली डालते हैं तो उसमें मुझे द्विमिति का स्वरूप दिखने लग गया। तो मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा उठाना चाहिए। तो एक रंगोली का तरीका ये होता था उस ज़माने में, नया नया जो करते थे पैटर्न जो डालते थे, कोई ना कोई डिज़ाइन पैटर्न सजग नहीं होता था, तो वो लोग कपड़े में रंगोली रख के उसको छानते हुए बनाते थे पाउडर की तरह। तो वो बिल्कुल चित्रकला की तरह बनता था। वाटर कलर या पेस्टल का कलर जब बनाते हैं कैनवस पे उतारते हैं तो वो एक सपाट सा सरफेस मिल जाता था। लेकिन मैं जब रंगोली डालता तो प्योर रंगोली पाउडर हाथ में लेके उसको ऐसे उछालते हुए डालता था। उससे क्या होता था कि वो थिक लेयर जैसा बनते हैं, वैसा एक ज़मीन पे भी या फर्श पे भी या जो बोर्ड भी इस्तेमाल करें तो उस पर थिकनेस उसको मिलती थी। तो उससे सजीव चित्रण जिसको कह सकते हैं ऐसा उसका रूप बनता था। ऐसा लगता है अब जैसे चित्र बनाना एक मेरा शौक रहा है तो साथ ही साथ कविता भी चल पड़ी। जब मुझे शब्द सूझने लग गए, कहीं अपनी सोच में आने लगे, तो मैंने उससे बहुत सुलभ रूप से जितना भी हो सके आसान तरीके से कागज़ पे उतारना मैंने शुरू कर दिया। तो कविता मुझे एक ऐसा माध्यम लगा कि अपने दिल में जो खलबली मचती है, जो उतार चढ़ाव आते हैं या जो प्रतिक्रिया अपने दिल में जागती है, जो भी सामाजिक या अपने आसपास के परिवेश में घटनाएं घटती हैं, उससे जो दिल में ख्याल आते हैं उसको कागज़ में उतारना सचमुच शब्दों का ये ज़रिया सबसे अच्छा माध्यम है। और कविता खासकर, क्योंकि एक पृष्ठ की कविता भी एक 100 पृष्ठों के उपन्यास के बराबर हो जाती है। तो बहुत थोड़ी सी जगह में हम बहुत बड़ी बातें एक 10-15 पंक्तियों में लिख सकते हैं और अपने विचार को दूसरों के दिल तक ले जा सकते हैं, उनके दिल में उतार सकते हैं। इसलिए मैंने कविता को प्रधानता देने की कोशिश की। और उसमें फिर भाषा भगिनी जैसे हिंदू उर्दू, तो हिंदी उर्दू जो है एक साथ साथ चलने वाली भाषा है। तो मैंने आम जनता की भाषा जो हिंदी है, बोली भाषा जिसको कहते हैं, उसको मैंने अपनाया और उसी में लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी बीच में उर्दू शब्द आ जाते हैं तो उनको भी बिना साया जैसे भी उसको उसमें ढाल सकता हूँ, वो मैंने कोशिश की है। उर्दू का मेरा अभ्यास इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ मैं बड़ा हुआ तो वहाँ उर्दू की अहमियत ज़्यादा थी। तो लोगों से सुनने में जो उर्दू के शब्द मुझे मिलते थे उसको मैंने अपनी कविता में भी ढाल दिया है। तो कविता सामाजिक परिवेश के साथ, राजकीय परिवेश के साथ, जो भी आप देखते हैं घटनाएं देश में हो रही है या अपने घरों में भी आसपास देखी जाती हैं, रिश्तेदारियों में, उनकी बातों से प्रेरणा लेकर मैं कविता के रूप में उसे ढाल देता था और उसको वहीं तक सीमित नहीं रखता था। उसको एक विशाल स्वरूप देता था कि जो ऐसा लगे पढ़ने वाले को कि हाँ, अरे मेरे पास भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ भी। ये जब तक उसके दिल में नहीं उतरता तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी कविता सफल नहीं हो सकती। तो मैंने उसको सामाजिक एक स्वरूप दे दिया पूरा। अब कभी कभी उसमें अपनी उम्र के साथ, उतार चढ़ाव के साथ कुछ ऐसे ख्याल भी आने लग जाते हैं जिसको हम चिंतन कह सकते हैं, कि अपने आप में आदमी सोचने लगता है। तो उस सोच को भी गंभीरता के साथ मैंने शब्दों में पिरोया है और ये बहुत बड़ी आवश्यकता लगी मुझे। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ श्रोताओं के साथ जब कुछ बातचीत होती है तो उसमें मुझे ज़रूर देखने मिलता है कि उनको भी सचमुच ऐसा ही लगता है कि कोई अपनी दिल की बात कह रहा हो। तो उसमें मुझे समाधान या खुशी मिलती है। अब वो चाहे कितना भी गंभीर हो, चिंतन पर हो, लेकिन उसको आसान शब्दों में ढालना, ये मेरी कोशिश रहती है, यही मेरा प्रयास रहा है।
लोग कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, सही है। तो आपके हिसाब से एक कविता कितने चित्रों के बराबर होती है? वैसे अगर इस दोनों के आयाम बहुत बड़े हैं ऐसे ये बात नहीं है, लेकिन कविता अपनी जगह है, चित्र अपनी जगह है। चित्र मन के द्वारा, आपके दृष्टि द्वारा आपके हृदय तक पहुंच जाती है, उसमें जो कुछ दर्शाया गया वो बात। और कविता श्रवण से उसका संबंध होता है, तो आपका जितना भी ज़्यादा अच्छी तरह आप उसको ग्रहण कर सकते हैं अपने कानों द्वारा जो करते हैं, तभी वो दिल तक उतर जाती है। थोड़ा प्रयास ज़रा लंबा है ये, लेकिन जब वो उसके दिल में उतर जाती है तो वो सचमुच कभी भूलने जैसी बात नहीं होती, हमेशा याद रह जाएगी। तो शब्दों का माध्यम भी बहुत बड़ा है, प्रभावी है, लेकिन यहाँ भाषा का एक भाषा की मर्यादा है। जी। जबकि चित्र के लिए सिवाय उसके आउटर फ्रेम के, उसके रंग, उसके भाव, उसमें जो रेखांकन है, उसके द्वारा आप आसानी से किसी के भी दिल तक उतर जाते हैं, दिलो दिमाग में छा जाते हैं। क्यों? वहाँ भाषा की कोई आवश्यकता नहीं होती, भाषा के माध्यम की ज़रूरत ही नहीं होती वहाँ। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कविता समझने के लिए भाषा समझना ज़रूरी है। तो जो बोली भाषा होती है उसका प्रयोग हम करते हैं, तो आसान से आसान अर्धशिक्षित व्यक्ति या अच्छा सुसंस्कृत सुशिक्षित व्यक्ति भी हो तो उसके भी समझ में आनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपके प्रिय कवि कौन हैं? वैसे कहूँ तो यहाँ नागपुर के कुछ हैं जो ग्रेस कवि कहते हैं, मराठी में बहुत अच्छा लिखते हैं। मुझे उनकी कविताओं को लोग कहते हैं कि गूढ़ है वो बहुत, तो उसको मैं समझ सकता हूँ। वो इसलिए कि मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट चित्रकारी भी समझने के लिए ज़रा मुश्किल होती है, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। आपके मन के अंदर जो खलबली मचती है ना, उसको अगर आप रंग रूप रेखाओं के सहारे समझने की कोशिश करें तो वही शब्दों के सहारे भी आप आसानी से समझ सकते हैं, अपने दिल में उतार सकते हैं। ग्रेस की कविता है ऐसी ही है, कुछ अजीब सी लगती है पहले पहले पढ़ने में, लेकिन अगर आप उनको ठीक से समझे, दोबारा पढ़े, तो फिर आपके दिलो जहन में पूरी तरह उतर जाती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कविता एक कहने की होती है, एक गेय प्रकार की होती है। तो मेरी इसमें गेय स्तर कितना है ये मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई संगीतकार ही जाने, लेकिन गेय हो तो बहुत जल्दी किसी के भी दिल में उतर जाती है, क्योंकि वो कानों में बस जाती है। वो भी बाद में गुनगुनाने लगता है और खुद ब खुद उसका अर्थ समझने लगता है। जितनी बार गुनगुनाएगा उस वक्त एक नया अर्थ उसको समझ में आएगा उसमें। वैसे कविता का भी है, पढ़ना पड़ता है बार बार आप पढ़ेंगे तो अचानक आपके दिल में कहीं ना कहीं उसका एक धागा मिल जाता है, अरे ये तो ऐसा है, उन्होंने ऐसा कहा होगा, और फिर आपके विचार आप उसमें मिलाते हैं और फिर वो कविता आपको पसंद आती है। तो मेरी कोशिश वही होती है कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ उनको सोचने के लिए कोई प्रेरणा मिल सके, ऐसे शब्द उसमें डालूं कि वो सोचने लग जाए, आगे सोचने लग जाए। मेरी दो पंक्तियों के साथ भी आगे वो तीसरी चौथी पंक्ति अपने दिल के विचारों की अगर उसमें जोड़ दे तो वो कविता पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ अपने हद तक सीमित रखना उसमें कोई मतलब नहीं बनता। तो कोई दो पंक्तियां बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती रही हैं। देखिए, जैसे अब मैंने यहाँ कहा है, जाने कैसे दिन वो सुहाने यूं ही कहाँ जाते हैं, जाने कैसे दिन वो सुहाने यूं ही कहाँ जाते हैं, जो लगते थे अपने से वो लोग कहाँ जाते हैं। अब बहुत सीधी बात है ये कि कोई किसी को हम दोस्त मानते हैं, कोई को रिश्तेदार मानते हैं, कोई किसी को अपना आदर्श मानते हैं, और वो व्यक्ति अपने से एकदम दूर जाता है, तो उस वक्त ये विचार आपके मन में ज़रूर आते हैं। लेकिन मेरा इससे संदर्भ कुछ और है। ये मैंने किस पृष्ठभूमि में लिखा है ये आगे की पंक्तियां पढ़ने में समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक घटना घटी थी जो आज के संदर्भ में भी बहुत सत्य है, अभी तक चल रही है वो बात। बहुत 12-14 साल पहले सीरिया में घटना हुई छोटी सी, और कुछ लोगों ने उसको आतंकवाद का रूप दे दिया। कुछ घटना ऐसी घटी, और बम्बई में एक
मुस्लिम फैमिली रहती थी और वो प्रोफेसर थे, अच्छे पढ़े लिखे, पति पत्नी बहुत अच्छे, समाज में घुल मिल गए थे। तो उनके 2 बेटे थे। वो 2 बेटे यंग एज में, समझो 18 से 20 साल की उम्र है, ऐसे एज में अचानक एक दिन घर से गायब हो जाते हैं और उनका पता ही नहीं चलता। पुलिस रिपोर्ट हो जाती है, बहुत छानबीन होती है, लेकिन पता नहीं चलता। तो 2 महीने बाद उनको एक फ़ोन आता है अचानक, कहाँ से? मिडिल ईस्ट से, जहाँ ये सब चला, सीरिया में शुरू हुआ था। तो वो बताता है कि मैं वहाँ से छूट के आया हूँ। अब छूट के आया हूँ का क्या मतलब हुआ? तो वो आगे बताता है कि मैं उनके कैद में था। जिन विचारों को वो आदर्श मान के वहाँ चले गए थे उनका साथ देने, उन्होंने उन्हें कैदी बना के रखे, लेबर बना के रखे, उनसे दहशतवाद के काम कराने लग गए थे। तो फिर उनकी आंखें खुली, दिमाग में भी कुछ रोशनी हो गई। उन्हें लगा कि नहीं नहीं, ये मार्ग सही नहीं है। तो वो वापस आने लगे। तो एक तो छूट के आया बाहर, तो उसने फ़ोन करके बताया कि दूसरा अभी भी अंदर है, उसे छुड़ाना है। वो कब कैसे बाहर आएगा पता नहीं। तो ये जो शुरू हुआ वहाँ, ये बीज रोया गया, वो आज हम देखते हैं आतंकवाद जितना फैला हुआ है दुनिया में। इवन आज तक ये जो देश में चल रहा है वो तो है छुपा आतंकवाद, अफगानिस्तान में तो ओपन है ये। तो वहाँ तक इसकी जड़ें गई हैं। तो मैंने उस जड़ को वहाँ उस वक्त देख लिया था कि ये बात अच्छी नहीं है। ये जो धर्मांधता है या आदर्श को मानने की अति क्रिया है ज़्यादा, अंधेपन से फॉलो करने की, ये ठीक नहीं है। हम अपने सामाजिक मूल्यों को छोड़ के भटक के कहीं कहीं जा रहे हैं। तो वो मैंने उसमें दर्शाया था और वही बात मैंने आगे उस कविता में लिखी और आज वो सत्य है। तो मुझे इस तरह की रचनाओं में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ऐसी बात दे दूं जो सुनने वाले के दिमाग को भी, उनको सोचने पे मजबूर करें कि क्या हो रहा है हमारे साथ, सामाजिक परिवेश में सब क्या चल रहा है। तो उसी बात से मैंने उनको लिखा था ये। अब यहाँ देखिए ना, जैसे देखो आया कैसा अजब ये ज़माना है, देखो आया कैसा अजब ये ज़माना है, यहाँ किसी का न आना है न कहीं जाना है। आज आतंकवाद की जड़ इतनी हो गई है मजबूत यहाँ कि हर जगह आदमी एक दहशत में जीवन बिताता है, सबसे अलग अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है। वो सुरक्षा की भावना आती है तो वो अपने आप में समेटा हुआ लगता है। तो उसको भी मैंने बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे आप कह सके, सुन सके एक दूसरे को। ये जब तक नहीं आएगा जीवन इतना सुलभ नहीं रहेगा। वैसे ये भी बात है, जो देश में फुटिरता आ गई है, समाज में अपने को देखने मिलती है। तो कितने झगड़े हुए, मैं कभी कभी ये राजकीय घटनाओं को भी देखता था। पार्लियामेंट में किस्सा हुआ, लोगों ने वहाँ काली मिर्च की पाउडर उछाल दी। अब एक पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं लोकसभा, वहाँ अगर ये पढ़े लिखे लोग जाकर हमारे प्रतिनिधि बनते हुए भी इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें। और जो बाहर भी चल रहा है पार्लियामेंट के बाहर, उसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो मैंने उस वक्त कुछ पंक्तियाँ ऐसी लिखी, अजीब सी वारदात जो चलती है देश में, कैसे कब लगा के लकीर ज़मी को 2 हिस्सों में बांट गया है कोई, क्यों लगता है उस पार से अब भी पुकार रहा है कोई, बर्फीली चोटियों पर सर्दी की घुप अंधेरी रात में खड़ा कोई, संगीन लिए हाथ में न जाने किस सपने में खो गया है कोई। अब वो हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही हैं उनका चित्रण करने की कोशिश की है। दूर गांव में, उसकी दूसरी बाजू, दूर गांव में तस्वीर लिए हाथ में गीत बिरहा के गा रहा है कोई, कोई उसके रिश्तेदार, साथी, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है वो देखिए। बेखबर उससे यहाँ खुशियों में डूबकर जश्न आज़ादी मना रहा है कोई, देश का माहौल वो था उस वक्त। बेखबर उससे यहाँ खुशियों में डूबकर जश्न आज़ादी मना रहा है कोई, खुशियाँ इधर गोलियों की बौछार उधर, शायद
आज फिर शहीद हो गया है कोई। लकीर की हिफाजत में उधर जान निछावर करे है कोई, इधर अपने ही देश में रोज नई लकीर खींच रहा है कोई। और ये बात उस वक्त की घटना है जिस वक्त मैंने लिखा तेलंगाना अलग चाहिए आंध्र से एक भाषाई होके भी, और उसके बाद भी कहीं बुंदेलखंड की मांग है, कहीं वो झारखंड की मांग थे, अब तो हो गए सब अलग। लेकिन जो कुछ मिला है, एक बड़े बड़े नेताओं ने स्वतंत्रता पूर्व कोशिशें करके पूरे देश को इकट्ठा लाने की जो कोशिश की है, आज उसको फिर टुकड़ों में बांटने की कोशिश अपने ही लोग कर रहे हैं। ये बड़ी दुखदायक घटना है और ये मुझे बहुत दिल को छू गई। मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिसके लिए लोगों ने प्राण दिए उसके लिए आज भी लोग प्राण दे रहे हैं, लेकिन किसी अलग मकसद से कि हमारा अलग गुट हो, हमारा अलग गुट हो, इसका अलग हो। और वो बेचारा जो हमारा सैनिक है वो बॉर्डर पे वहाँ हमारी लकीर की रक्षा को देख रहा है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। कहाँ है वो लकीर? न पहाड़ों में, ज़मीन पे, न नदियों में या किसी भी दरिया में। ऐसी न दिखने वाली लकीर की हिफाजत करते वो जान दे रहा है, और हमें यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी हम उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं। एक पार्टीशन का दुख था लोगों के दिल में क्रांति के बाद, स्वतंत्रता के बाद, और ये आज भी ये दुख है, हम उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं। एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, उसको भी मैंने छूने की कोशिश की। मेरी अक्सर कोशिश यही रहती है कि जो कुछ घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं उसको एक तीसरी आंख से देखो, दिमाग लगाकर कुछ, कि इसके पीछे क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ। एक रचना मैंने एक ज़माने में लिखी थी, जैसे सीरिया के बारे में लिखी, उससे भी पहले की घटना, नक्सलवाद नया नया शुरू हुआ था। तो नया नया जब शुरू हुआ तो तेलंगाना में नक्सलवादी लोग ज़्यादा हैं, आंध्र प्रदेश में उस वक्त थे। तो वहाँ एक 16 साल का लड़का, और उसने एक बस पैसेंजर बस उड़ा दी बम से, और उसमें कोई 18-19 लोग तो वहीं घटनास्थल पे जान गंवा चुके और बाकी के अस्पताल में दम तोड़ चुके। तो मुझे ये ख्याल है कि ये सब क्यों कर रहे हैं लोग, ये किस मकसद से जा रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या ध्येय है, कुछ समझ में आने जैसा नहीं था वो। लेकिन फिर दूसरी बात समझ में आई कि जब उसकी माँ जब उसकी माँ वो दुख सह न सकी कि उसके बेटे को कैद कर लिया गया है और कोर्ट में केस चला तो उसकी फांसी की सज़ा दी गई। जब फांसी की सज़ा देने की बात हुई तो उसने सब जगह गुहार लगाना शुरू किया। पहले तो छोटे न्यायालय में राज्य के लोगों को, नेताओं को मिलकर, बाद में वो राष्ट्रपति तक पहुंच गई। आखिरी जो पड़ाव है उसका, राष्ट्रपति जी ने भी वो नामंजूर कर दी उसकी अर्जी, और अल्टीमेटली उसको फांसी दी गई। तो उसकी माँ जिस तरह रोई है, एक भगत सिंह की माँ भी जेल के बाहर रो रही थी, वो कुछ और बात थी, लेकिन वो सुखद घटना थी और ये दुखद घटना है। यहाँ इसलिए हुआ कि उसके सब प्रयासों के बाद भी उस लड़के को फांसी दी गई। वो चिल्लाती रही और किसी ने सुना नहीं। उसकी दिल का दर्द उसके दिल में ही दफन हुआ, बेटे के मरने के पहले ही। वो मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मैंने उस पर भी एक ज़माने में वो कविता लिखी थी। तो ऐसी घटनाएं मुझे ज़्यादा प्रेरणा दे जाती हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। उनमें से मैं कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मैं किसी को सुनाऊं तो उसके दिल में भी कुछ सोचने की इच्छा बढ़े, कि वो भी इसका अच्छे ढंग से अर्थ लगाने की कोशिश करे कि भाई ये क्या हो रहा है समाज में, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्या उनके विचारों को हम प्रगल्भता नहीं दे रहे हैं, या क्यों वो इतने स्वैर हो गए और इस तरह भटके हुए जैसे लगते हैं। तो उनको जगाने की कोशिश मेरी रही। जब भी काव्य गोष्ठी में पढ़ता हूँ मैं, तो ये जब पृष्ठभूमि उसकी बताता हूँ तो फिर लोगों को ये समझ में आती है बात। तो वो भी कहते कि हाँ, ये एंगल तो हमने देखा ही नहीं था, इस दृष्टि से हमने विचार ही नहीं किया था इस घटना का। 2 दिन पेपर में आता है, कहीं टीवी पे सुनते और बाद में भूल जाते हैं। तो इस तरह की मेरी रचनाएं हैं अक्सर। तो ये रचनाएं मुझे ज़्यादा प्रेरित करती हैं, और कविता में मैं ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता हूँ इनको, चित्रकारी में ये बात नहीं आ सकती। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
तो लोग कहते हैं कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, हाँ तो आप कलम और ब्रश में कलम को ही ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। नहीं, यानी जैसा अवसर मिले, जी। विषय वस्तु कैसी है इसको अगर हम जाने तो उसको किसको चित्र में डालना है और किसको शब्दों का रूप देना है। शब्द रूप में शब्द चित्र रेखाटता हूं ना, ये तो इस तरह से रेखांकन है, ये शब्द चित्र है, कागज पे है। वो जब पढ़ेगा आदमी, दोबारा पढ़ेगा तो इसका असर कुछ और होता है। ये बात देर बाद ये बात उसके समझ में आती है। चित्रकला जब देखता है उसी वक्त उसके दिल में उतर जाती है वो चित्रकृति, और वो उसमें मस्त हो जाता है। तो वो क्षणिक है, ये चिरंतन है। ये बहुत बड़ा अंतर लगता है मुझे इसमें। धन्यवाद।